हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सभी लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं। तो कई लोगों के मैसेज हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है उसके बारे में मैं इसमें वीडियो में बात करूंगा और उसका सलूशन क्या हो सकता है उसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके रीज़न को जान लेते हैं। यदि देखिए आप बहुत दिनों से मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कभी इंक्रीज हो जाता है फिर उसके बाद से डिक्रीज हो जाता है, 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे इसी तरह से चलता रहता है, तो क्या कारण है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप इन गलतियों को कर रहे हैं जिसके वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? तो उसके बारे में सबसे पहले हम रीज़न में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो रीज़न है, मेजर रीज़न यही होता है कि आपका सिलेबस का कंप्लीट ना होना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हो सकता है 2 चैप्टर 3 चैप्टर छूटे हैं और उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, इस पेपर में आते हैं, अगले पेपर में उससे क्वेश्चन ना आए तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा हो जाएं आपके, फिर अगले पेपर में आपके उस चैप्टर से आ जाएं जो आपने पढ़ा नहीं है। तो इससे ये होगा कि आपके मार्क्स हो सकता है कभी अगले टेस्ट में बढ़ जाए, फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, फिर घट जाए। तो ये सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी लोग होते हैं उनका सबका सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट ही रहता है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है उनको सीधी सी बात ये पता रहती है कि उनके मार्क इसलिए नहीं, नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं उनके, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मेजर कारण उनका वही रहता है जो कि इनको पता रहता है। लेकिन सिलेबस भी आपका कंप्लीट है फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती है जो आप रिपीट करते हैं टेस्ट सीरीज़ देने में। और उसमें दूसरा जो कारण है वो है एनालिसिस। कई लोग क्या है कि टेस्ट सीरीज़ दे देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। सबसे पहले इससे पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स ना बढ़ना, और कई लोग होता क्या है कि सबसे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। शुरुआत में बहुत से जो स्टूडेंट रहते हैं सोचते हैं कि क्या जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने के लिए जब वो बैठते हैं तो भी वो मॉक टेस्ट देना नहीं चाहते हैं। कभी वो पूरा 100 क्वेश्चन करना नहीं चाहते, कभी 20 क्वेश्चन करते हैं फिर वो उड़ जाते हैं, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ कि लोगों में ये डर बना रहता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का। मैं तो कहता हूँ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है फिर भी आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। होता क्या है कि इससे आपको जो पूरा सिलेबस है, पूरा इंटायर सिलेबस है, चाहे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, वो सारा एक बार आपका रिवाइज होता है और आपका दिमाग उसमें चलता है, स्पीड आपकी बढ़ती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान भी होते हैं लेकिन आप उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो दूसरा यहाँ पे कारण है एनालिसिस। कई लोग क्या होता है कि मॉक टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसकी अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे, और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन बार बार सही होंगे, जो आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आपके बार बार गलत होंगे। तो जब भी एनालिसिस करनी है आपको, जितने भी गलत आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उसको अलग से लिख के रखना है। होता है कि कभी कभी कि कुछ सिली मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है तो उसको नहीं लिखना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई रहती हैं। तो आप मॉक टेस्ट इसीलिए तो दे रहे हैं, आपकी स्पीड और कुछ नए क्वेश्चन हमें देखने को मिले और उसमें आपको नया सीखने को मिले। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें 2-3 चीज़ें अगर आप नई नहीं सीखते हैं तो आपको उस मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नई चीज़ें कैसे सीखेंगे? जब आपकी चीज़ें गलत होंगी, नहीं आएगा तो उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको गूगल करके देखेंगे, अपने नोट्स में से देखेंगे, उसको कहीं से अलग से लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, जो बाद में आपको जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको फिर से उस गलती का सामना ना करना पड़े, उस क्वेश्चन में कोई कठिनाई ना हो। तो एनालिसिस आपको सही से करना है, और ऐसा नहीं है कि डेली आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। डेली मॉक टेस्ट देने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट जिस दिन देते हैं तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी मॉक टेस्ट देने में थोड़ा सा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और 1-1.5 घंटे आपको डेस्कटॉप के सामने या फिर मोबाइल में जब जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें बैठेंगे। एनालिसिस करने में पूरा आपका 3-4 घंटे की ये प्रक्रिया होती है। तो आप कोशिश करिए 2 दिन या 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट देने का, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट दीजिए उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट टाइम है टेस्ट टाइमिंग। टेस्ट टाइमिंग कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब आप चाहें तो शाम को पेपर दे रहे हैं, दिन में पेपर दे रहे हैं, या रात के 10 बजे खाना खाने के बाद आप पेपर देने ऑनलाइन टेस्ट बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत है। इसका आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि या फिर मॉर्निंग में मुझे टेस्ट देना है या फिर शाम को टेस्ट देना है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा फ्रेश माइंड से पेपर देते हैं तो 2-3 मार्क्स आपके ज़्यादा ही सही होते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बताने आया हूँ। मॉक टेस्ट में नंबर न बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है गेस वर्क।
गेस वर्क के नुकसान क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कभी भी आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज अगर आप देते हैं तो 100 क्वेश्चन में अगर आपने 20 क्वेश्चन को गेस किया है, चलिए 20 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ गेस किया है, 20 क्वेश्चन आपने गेस किया, 80 क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है, मैं अगर मान लूँ 100 आपने अटैम्प्ट किया है तो ये अटैम्प्ट की बात यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ गेस वर्क की बात कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन अगर आपने गेस किया है यहाँ पे, अगर इसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन, मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 12-13 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, अगर 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो जब भी आप एनालिसिस करते हैं आप इन करेक्ट क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन आपके गेस वर्क से सही हो गए तो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, आप उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, उसको नोट नहीं करते हैं, और ये गेस वर्क आगे चल के बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इतना ज़्यादा आप गेस लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ पे आते हुए क्वेश्चन आपको डाउट रहता है कि मैंने ये क्वेश्चन देखो किया था और पता नहीं क्या इसमें लॉजिक मैंने लगाया था, कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, और वहाँ भी आप गेस वर्क करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गेस यहाँ पर सही हो गया तो वहाँ भी गेस आपका सही हो जाए। अगर आप इन सही क्वेश्चनों को या तो आप अटैम्प्ट ना करते या तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते, अगर गलत हो जाते तो आपको इसको सुधारने का मौका मिलता, लेकिन जब ये सही हो जाते हैं आपके गेस वर्क ना, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं और ये गलती आगे चलती रहती है। तो गेस वर्क जब भी आप घर पे टेस्ट सीरीज दीजिए तो कोशिश करिए आपको या तो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपने पढ़ा है, या क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो मुझे ये चीज़ सीखना है, और यहाँ पे आप चीज़ों को सीखने के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देंगे, आप जितने नहीं क्वेश्चन जानते रहेंगे उसको आप बार बार देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपका अगले पेपर में ये इम्प्रूव होगा। गेस वर्क जब भी आप मारेंगे तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होते हैं उनमें मैं देखता हूँ गेस वर्क वाले जो क्वेश्चन है जो सही हो जाते हैं उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है मॉक टेस्ट में नंबर ना बढ़ने का। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि सिलेबस इनकम्प्लीट है आपका, तो ये तो कंप्लीट करिए, जनरली लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एनालिसिस और गेस वर्क इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, एनालिसिस अच्छे से करिए और गेस वर्क कभी भी मत मारिए, मैं जब कहता हूँ जब अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी अब एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की ही क्यों ना करने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूरे आपके एग्ज़ाम की एनालिसिस करके बताता है कि इसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, उस तरह के टाइप के क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपके याद हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको ध्यान से देना, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर देंगे उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट में मिलने की संभावना बढ़ेगी और आपके नंबर इसी तरह से इंप्रूव होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को भी आपको करते रहना है। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट है। अदर पॉइंट में क्या है कि सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम जब आप देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। स्किप करने का मतलब मेरा कहने का ये है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 पूरे के पूरे करने के लिए नहीं होते। कुछ क्वेश्चन आपके टाइम जो बेकार करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत लेंदी होते हैं और जिसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है। तो उसके जगह पे अगर आप उस क्वेश्चन को कर भी ले जाते हैं 2 मिनट 3 मिनट लगा करके, हो सकता है उसके अगर वो क्वेश्चन ना करते तो इस 2-3 मिनट में अदर कोई क्वेश्चन है जिसमें 3-4 क्वेश्चन आप कर ले जाते। तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करना था। अब ये आएगा कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको ये सीखने को मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और उसको अगर मैं स्किप कर देता तो कुछ आसान क्वेश्चन मैं उसकी जगह पे 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं कर लेता। तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें स्किप कर रहे हैं, आपको वो पहचानने में आना चाहिए। अगर आप उसे नहीं पहचानते हैं तो हो सकता है कि क्या अगर आप 100 क्वेश्चन हैं और 70 क्वेश्चन तक आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि पहले थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन उन लोगों ने डाल दिया जिसमें डाटा खूब ज़्यादा रीड करना था और उसको एक जगह रीड करने के बाद उसको सॉल्व करना था। आपका पूरा टाइम रीड करने में, क्योंकि अगर आप एक जो पैरा की तरह जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें रीड बहुत ज़्यादा डाटा दिया रहता है, रीड करना रहता है। उसमें होता यह है कि रीड करने में, एक बार रीड करने में तो आपका क्वेश्चन हो नहीं पाता है, आपको 2 बार या 3 बार रीड करना पड़ता है। 2-3 बार रीड करने में ही आपका 1 मिनट का समय चला जाता है और इतना ज़्यादा टाइम आपके पास रहता नहीं है। तो 1 मिनट का टाइम चला जाएगा, फिर उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको उस पर अरेंज करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले राउंड में कैसे हमें स्किप करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग कहने का मतलब ये है कि
कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़िए तो आप थोड़ा सा जल्दी में पढ़िए। जल्दी कहने का मतलब है कि आपकी रीडिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। आप जितना तेज़ी से पढ़ेंगे, जैसे जीके क्वेश्चन है, जल्दी से आप पढ़ेंगे, जल्दी से ऑप्शन देखेंगे, तो आप हर क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड आप बचा सकते हैं। फास्ट रीडिंग, कुछ लोग होता है बहुत स्लो पढ़ते हैं, स्लो पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन में 3-4 सेकंड आप एक्स्ट्रा देंगे और एट द एंड आप 90 मिनट का अगर पेपर है ग्रुप डी में तो आप और लोगों की तुलना में 2 से 3 मिनट आपने स्लो रीडिंग की वजह से अपना नुकसान किया है समय का। और इसमें आप चाहें तो 2 क्वेश्चन कम से कम, अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तब भी आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आप जब फास्ट रीडिंग करेंगे उसके बाद आता है फास्ट कैलकुलेशन। जब भी आप पेपर देते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट तो आप देखते होंगे कि कई क्वेश्चन होते हैं। जब किसी भी टेस्ट सीरीज में आप देखते होंगे तो होता गया है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना आपने टाइम दिया और वहाँ पे एवरेज टाइम भी दिखाता है कि एवरेज स्टूडेंट ने कितना टाइम उस क्वेश्चन पे दिया। तो आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में आप एवरेज टाइम से भी कम से कम 2 गुना टाइम आपने उसमें दे दिया है। तो आप सोचिए, हो सकता है कि आपने उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम दे दिया हो, और इस तरह के अगर आप कैलकुलेशन में टाइम देंगे तो उसमें भी आपका टाइम लॉस होता है और आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कुछ जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसी सब चीज़ों में आपको टाइम अपना बचाना रहता है। एक पॉइंट और है, मैं बेसिकली इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेस यूज ऑफ पेन। पेन का इस्तेमाल थोड़ा मिनिमम करिए। मिनिमम कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं कोई चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर है, अब कई लोग इसको लिखेंगे 9 गुणे 16। तो अगर आप 9 गुणे 16 का मल्टीप्लिकेशन करके तुरंत आप अपने माइंड में करेंगे तो ये एक स्टेप भी अगर आप स्किप करते हैं हर क्वेश्चन में, तो आप भी इसमें भी ओवरऑल पेपर में आप 2 मिनट 3 मिनट आप बचा ले जाते हैं। तो जितना कम टाइम आप पेन का यूज करेंगे छोटे मोटे कैलकुलेशन में, आपका टाइम बचेगा। और मेरा मेन मोटिव यही है कि जितना आप टाइम बचाएंगे कठिन क्वेश्चनों में उतना टाइम दे करके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी अगर आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है तो इन सब पॉइंटों का आप ध्यान रखिए। इसमें जो मेजर मेरे पॉइंट हैं वो हैं, एनालिसिस आपको अच्छे से करना है और गेस वर्क उससे थोड़ा सा आप दूर रहिए और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप फास्ट करिए। इन 3-4 पॉइंटों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ऑनलाइन में मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है, जो भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी टाइम थोड़ा सा कम है, रिवीजन पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन देखेंगे तो ऑनलाइन मॉक में भी आपका फ़ायदा होगा। और पेपर जो आने वाला है ग्रुप डी का, डेट तो आपको सभी लोगों को पता ही है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @student.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।